साथियों नमस्कार। टारगेट विथ ओनिस पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों बीच में हम वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे, कुछ अपना पर्सनल इशू था, तबीयत ख़राब था। और आज हम जो मुग़ल पढ़ा रहे थे, मुग़ल में हम बाबर, हुमायूं, अकबर और अकबर के बाद हम शाहजहाँ, जहांगीर और शाहजहाँ के पढ़ाने के बाद हमने जो शाहजहाँ के बीच में, पुत्रों के बीच में जो आपस में उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे उसका भी वीडियो हमने बनाया था। उसके बाद आज हम औरंगज़ेब पढ़ाएंगे। औरंगज़ेब को कम से कम 2 से 3 वीडियो में अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि औरंगज़ेब जो मुग़ल सम्राट में सबसे ज़्यादा या तो अकबर को पढ़ना है या तो सबसे ज़्यादा औरंगज़ेब को पढ़ना है। हालांकि औरंगज़ेब पढ़ना तो सभी है, इम्पॉर्टेंट भी सभी हैं, लेकिन जो प्रश्न ज़्यादा या तो औरंगज़ेब से उठते रहे हैं या फिर अकबर से उठते रहे हैं, तो हम बहुत ध्यान से औरंगज़ेब को पढ़ेंगे। औरंगज़ेब को हम 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक रख सकते हैं, क्योंकि उत्तराधिकार का युद्ध जब शुरू हुआ तो उत्तराधिकार का युद्ध 58 और 62 तक चला। और ये उत्तराधिकार के युद्ध में चारों भाइयों में ये औरंगज़ेब विजयी होता है। और विजयी होने के बाद इसने 2 जो है, एक तो आगरा में जो है ये अपने आप को जो है राजा घोषित यानी सम्राट घोषित करते हैं, उसके बाद दिल्ली के लाल किले में पूरा जो है एक औपचारिक तरीके से ये अपने आप को सम्राट घोषित करते हैं। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि अकबर जितना ही सहिष्णु था उतना ही औरंगज़ेब कट्टरता के अंदर कट्टरता थी। और कट्टरता के जो है उसके जो कट्टरता दिखाई उसने, इस कट्टरता का ये परिणाम रहा कि उसने पूरा जो एक मुग़ल साम्राज्य था उसने खो दिया। मुग़ल साम्राज्य में जो अंग थे उन सब अंगों को, यानी कि इसमें जो राजपूत अंग था, राजपूत नीति थी, धार्मिक नीति थी, जिससे कि बहुसंख्यक हिंदू भारत में रहते थे, और उन सब नीतियों को जिस तरह अकबर ने नीतियाँ बनाई थी वो सब नीतियों में बदलाव करके औरंगज़ेब पूरी तरीके से शासन तो बहुत लंबा किया, लेकिन उन शासन में औरंगज़ेब को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें इस दक्षिण की तरफ नासूर, जिसमें शिवाजी का नाम हम अच्छे से जानते हैं, शिवाजी का जो है इनको लगातार जो है सहना पड़ा। फिर उसके बाद पंजाब में भी इनको जो है, पंजाब से भी इनको करना पड़ा। हालांकि इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। असम में अहोमों के विरुद्ध जो है इन्होंने मीर जुमला को भेजा गया। हाँ, एक प्रश्न भी आता है कि मीर जुमला किसके साथ में काम करते थे, तो इस तरह प्रश्न हम जब पढ़ेंगे, हम अभी आगे पढ़ेंगे तो हम जान जाएंगे कि औरंगज़ेब के जो है साथ थे मीर जुमला, तो हम औरंगज़ेब पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम आज पॉलिटिकल यानी राजनीतिक औरंगज़ेब के जो है जन्म कब हुआ, इसने जो है कब राज्यारोहण हुआ, और औरंगज़ेब की पत्नी का क्या नाम था, और औरंगज़ेब के कुछ इस तरह हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में हम जो इसने सबसे ज़्यादा जो जयसिंह द्वारा पुरंदर की संधि की गई 1665 में, हालांकि वो 66 में दक्कन का जो है सूबेदार था, तो इस तरीके से उसने जो कई जो है संधियों में जो सबसे संधि इम्पॉर्टेंट संधि थी, पुरंदर की संधि थी, इस संधि को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और डेट भी पूछा जाता है, और शिवाजी के साथ संधि की गई थी। उसके बाद कई एक इम्पॉर्टेंट जो है औरंगज़ेब की जो राजपूत नीति रही है, धार्मिक नीति रही है, उन सब में, तो ये सब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और प्रशासनिक नीतियों को भी पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम औरंगज़ेब का पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा ये लाइनिंग आ गई। सोलह से 1707 तक जो है, ये 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि औरंगज़ेब का जन्म कब हुआ। 24 अक्टूबर को औरंगज़ेब का जन्म होता है। 24 अक्टूबर को औरंगज़ेब का जन्म होता है। औरंगज़ेब का जन्म मुमताज़ महल के
तीसरे पुत्र के रूप में 24 अक्टूबर 1618 को हुआ। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। सबसे इम्पॉर्टेंट मुमताज़ महल जो शाहजहाँ की सबसे प्रियतम पत्नी थी, उनसे जो है हुआ था। तीसरे पुत्र के रूप में ये हुए थे। फिर 8 मई को इनका जो विवाह हुआ था वो दिलरास बानो बेगम, जो कि रबिया दुर्रानी बाद में इनकी उपाधि दी गई थी, 8 मई 1637 ईस्वी को। 1637 ईस्वी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि दिलरास बानो बेगम ये जो है इनका जो है विवाह किया गया था। ये फारस के जो थी, फारस की राजकुमारी थी। तो फिर नेक्स्ट है, दिल्ली के राज सिंहासन पर औपचारिक रूप से औरंगजेब 21 जुलाई 1668 में आगरा में आरूढ़ हुआ। सबसे पहले 21 जुलाई का डेट आता है, जो कि आगरा में ही वो अपने आप को ताजपोशी कर लेता है। बाद में जब वो पूरी तरीके से उत्तराधिकार का युद्ध जीत जाता है तो 15 जून 1662 को धूमधाम से दिल्ली के दिल्ली में लाल किला में ताजपोशी की जाती है। ये भी प्रश्न आता है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहाँ ने बनवाया था। और इस तरीके से हम चीज़ों को एक एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें जो फैक्ट बनते हैं, कैसे एग्जाम में आता है, वो भी बताते रहते हैं। फिर अगला है, औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम को रबिया उद दौरानी की उपाधि दी थी। बहुत इम्पॉर्टेंट है, रबिया उद दौरानी। इनका मकबरा औरंगाबाद में है और वहीं पे साउथ में इनकी मृत्यु होती है। औरंगजेब की भी जो है वहीं पे जो है इस तरीके से मृत्यु होती है। साउथ में औरंगजेब कहा जाता है, देखिए दक्षिण का नासूर हुआ, यानी शिवाजी को लेके। हालांकि दक्षिण के गोलकुंडा और बीजापुर का जीत भी इन्हीं के टाइम में हुआ था औरंगजेब के टाइम में। गोलकुंडा को जीतने में हालांकि इनको बहुत ही प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फिर भी ये कुछ कूटनीति रचित कुछ कूट अखन्ना और मखन्ना जो वहाँ की जो है ब्राह्मण मंत्री थे, उनके जो है कुछ छल द्वारा वहाँ की जो है मरवाया गया उनको और फिर गोलकुंडा को जीता गया। तो ये सब हम कहानी नेक्स्ट जो है वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम जो इनका पॉलिटिकल जो है वो हम देखे ले रहे हैं। फिर औरंगजेब की कट्टरता के कारण उसके जीवन काल में उसे जिंदा पीर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदा पीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा उत्कीर्ण कराना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि ताकि यह गैर मुस्लिम के हाथों में पड़कर अपवित्र ना हो जाए, इसलिए कलमा उत्तीर्ण कराना बंद कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्कों पर कलमा उत्तीर्ण करना। कलमा किसने बंद करा दिया था सिक्कों पर उत्तीर्ण कराना? तो ये औरंगजेब ने उत्तीर्ण कराना बंद कर दिया था। औरंगजेब ने संगीत पे भी रोक लगा दिया था। औरंगजेब ने, अभी हम आगे पढ़ेंगे, नवरोज़ त्यौहार पे भी प्रतिबंध लगा दिया था औरंगजेब ने। हालांकि सती प्रथा पे भी रोक लगाया था, लेकिन सती प्रथा पे रोक लगाना तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ों पर फिर इसने जो रोक लगाया था। फिर फारसी परंपरा पर आधारित जो नवरोज़ का त्यौहार था, इस पर भी रोक लगा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट, अकबर के समय से नवरोज़ का त्यौहार और नवरोज़ के त्यौहार पर भी इसने रोक लगा दिया था। फिर सूर्य पंचांग पे प्रयोग पर औरंगजेब ने इसलिए प्रतिबंध कर दिया क्योंकि यहाँ पे अग्नि पूजकों की पद्धति पर आधारित था। अग्नि पूजा के कारण जो है उसे सूर्य का पंचांग भी जो है इसने रद्द कर दिया, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि इसने कुछ टैक्सेशन, कुछ कर उन्होंने समाप्त किया था, जैसे शहरों में रहने वाले गृहकर, इस तरीके से, या फिर चुंगी कर, या पानदारी कर भी कहते हैं, चुंगी कर को इन्होंने समाप्त किया था क्योंकि व्यापार का आवागमन ज़्यादा हो, और जितना ज़्यादा व्यापार का आवागमन होगा उतना ही इनको धन का लाभ होता, उतना ज़्यादा ही इनके लिए अच्छा था, राज्य के लिए, स्टेट के लिए अच्छा था। फिर अगला ही है, औरंगजेब ने पानदारी अथवा चुंगी कर या राहदारी अथवा सड़क करों को समाप्त कर दिया था। फिर है, नगरों में रहने वाले वसूले जाने वाले गृहकर को समाप्त कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर एक सती प्रथा पे भी प्रतिबंध अगर यहाँ आता है कि सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने सती प्रथा पे भी प्रतिबंध लगा दिया था। फिर
औरंगजेब ने अपने शासन की शुरुआती असम के विरुद्ध सैन्य जो अभियान किया था, और उस सैन्य अभियान में मीर जुमला गुवाहाटी के पास जो है अहोमो 1662 में अहोमो, ये एक प्रश्न आता है कि अहोमो का विद्रोह या अहोमो के विरुद्ध लड़ाई किसने की, तो औरंगजेब के समय हुआ, और औरंगजेब के समय मीर जुमला ने किया था। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये भी प्रश्न आता है कि असम को किसने अपने जो है साम्राज्य में शामिल किया था, तो असम को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में शामिल किया था। तो इस तरीके से औरंगजेब के समय भारत का सबसे बड़ा जो है क्षेत्र मुग़ल सम्राट के अगर जो है हम तुलना करें तो सबसे बड़ा क्षेत्र था। यानी कि अगर हम बहुत पहले से अशोक के ज़माने से देखें तो औरंगजेब का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा था। हालांकि औरंगजेब को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, बहुत कट्टरता से जो है उसने काम किया और बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन आर्थिक नीतियाँ जो है उस समय काफ़ी कुछ गड़बड़ाने लगी थी। धीरे धीरे आर्थिक नीतियाँ और उसके द्वारा किया गया जो धार्मिक नीति थी, और धार्मिक नीति इन सब के कारण जो औरंगजेब के न रहने पे, यानी कि अचानक शक्ति का जो जब शक्ति समाप्त हुई तो मुग़ल सम्राट एकाएक ढह गया। तो हम इस सब के बाद पढ़ेंगे कि आखिर क्या कारण थे कि औरंगजेब के बाद जो है पूरा जो है मुग़ल जो है साम्राज्य ढह गया। और एक धार्मिक नीति तो बहुत हल्का झलक था एक, और कुछ राजपूत धार्मिक नीति, और औरंगजेब के समय में कहाँ कहाँ जो है क्या क्या जो है, जैसे सबसे ज़्यादा शिवाजी से जो दक्षिण में युद्ध हुआ, या फिर बीजापुर या गोलकुंडा के साथ जो होता है युद्ध, इस तरीके से। और फिर औरंगजेब के द्वारा कुछ जो कार्य किए गए हैं वो सब अगले वीडियो में हम लेंगे। और फिर हम अगले भी बहुत ही जल्दी अब सारे वीडियो को हम अपलोड करके और बहुत ही जल्दी हम इतिहास को समाप्त करके ज्योग्राफी पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आने वाला जो अभी पुलिस भर्ती है उसको हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे मित्रों। ये सब तो चलता रहेगा, ये जो है जो एक कहानी जैसा एक जो है इतिहास हम पढ़ा रहे हैं, ये कहानी जैसा इतिहास चलेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त अभी हम एक फैक्चुअल जो है लाएंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट का एक जो है वो पुंज होगा, और एक मटेरियल पूरा, जैसे अकबर के समय का इतनी इम्पॉर्टेंट घटनाएँ हैं, फिर जहांगीर के समय इम्पॉर्टेंट घटनाएँ, शाहजहाँ के समय इंपॉर्टेंट घटनाएं, औरंगजेब के समय घटनाएं, फिर नेक्स्ट आने वाले कुछ मुग़ल सम्राटों द्वारा किए गए जो कार्य हैं, या अंतिम मुग़ल सम्राट जो उस समय था किस तरीके से अंग्रेज़ों ने उनको हटाया, इस तरीके से। और फिर पूरा जो है हम फिर ज्योग्राफी और हिस्ट्री और साथ में पॉलिटी और जो है इकोनॉमी, और जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो करंट के वीडियो होंगे, जैसे भी एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो करंट का हम एक यूपीपी का अलग हम पढ़ाएंगे ही, अलग बनाएंगे भी, और ये चलता रहेगा। तो साथियों हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। साथियों नमस्कार, जय हिंद।